हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के जितने सारे एमसीक्यू अभी तक आए हैं एग्ज़ाम में, जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम हो जाए, एमपीपीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो सारे का सारा क्वेश्चन इसमें है। और आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू के तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी का तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं जो थ्योरी टाइप से है, लेकिन एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे आपको हर एक दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं वो आपको दूंगा और आपको देखने में खुद अच्छा लगेगा। तो कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा था, यूरोपियन लोगों का जो आगमन हुआ था भारत में, कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, क्या क्या था, किसने सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले हम लोग का देख लीजिएगा हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में वहाँ पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आपको कुछ टाइमें मिल रही हैं और 3 सेकंड का वक्त देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप दीजिए। इसका आंसर क्या है, सोच लिया आप लोगों ने? तो इसका आंसर है मुर्शिद अली कुली खान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको एक ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन ये है इतना भी आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये विश्वास मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा है और आपको आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। सबसे पहला युद्ध कौन था जिसने ब्रिटिश को, पहला युद्ध जो उसको लाया कि हाँ भाई एक ब्रिटिश भी आ चुका है, भाई एक ब्रिटिशर है जो हम लोग को अच्छे से कब्जा कर सकता है। तो वो कौन सी लड़ाई में पता चला था? प्लासी का युद्ध में, जो कि वो पहली लड़ाई थी। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, कब हुआ था? आप लोगों को याद है? अपने अपने क्वेश्चन आप पॉज करके मन में सोच सकते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त कब हुआ था? प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला, ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन दिया हुआ है, आप पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो किसे कहा जाएगा भाई? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाएगा। ठीक है। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? जो पलासी का जो युद्ध जो मैदान है वो कहाँ पे स्थित है? वो हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। पलासी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था? कौन था वो जो कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था? क्योंकि उसको डर था कि मैं जब हम वहाँ रहेंगे तो मैं अंग्रेज़ों के घेरे में आ जाऊँगा और उसको वो षड्यंत्र का, वो चक्रव्यूह का मैं नहीं फंसना था, तो इसीलिए वो अपना टेंशन छोड़ के मुर्शिदाबाद से मुंगेर आ गया था। वो कौन सा था? तो वो था मीर कासिम। ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों में भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा युद्ध था वो युद्ध था बक्सर का युद्ध। ठीक है। देखिए वहाँ पहले पलासी का युद्ध था क्योंकि वो प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, वो निर्णायक युद्ध कौन था? कौन सा निर्णायक युद्ध? उस टाइम लगातार 2 युद्ध हो चुका था, 1757 में, 1761 में भी आपको याद होगा पानीपत कल तीसरा लड़ाई हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और महाराष्ट्र के जो राजा थे उनके बीच में। देख लीजिएगा, मेरे को भी उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा है। 1761 में सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था इसमें? तो बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से खुद से पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो कौन सा था अभी हम लोगों ने पढ़ा, बक्सर की लड़ाई। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सी सफलता सैन्य सफलता मानी जाती है? तो बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा युद्ध सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? जो कि एक निर्णायक युद्ध था, और वहाँ से फिर वो लोग अपना वर्चस्व आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, अपना हम लोगों के ऊपर पूरा अत्याचार करना चालू कर दिए थे। तो वो बक्सर का युद्ध था। देखिए आप, ये एक एमसीक्यू का पैटर्न है, आप बस इतना भी कर लेते हैं, सिर्फ एमसीक्यू को अपने दिमाग में अच्छे से अगर फिट कर ले। मेरा बस यही मकसद है कि आपको एमसीक्यू अच्छे से आप दिमाग में आपको फिट होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है एमसीक्यू ही रहेगा उसमें, चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, जो भी जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे में सारे आपको इसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये आपको जान के सुनने में आपको अच्छा लगेगा कि ये जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। और मैं ये हर एक दिन ये एक वीडियो लाऊंगा, एक एक घंटे का हर एक वीडियो, हर एक दिन एक घंटे का एक वीडियो रहेगा, जो कि आप लोगों को इस पर ही सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था वो दिल्ली का शासक? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था बंगाल का नवाब? बक्सर के लिए जब लड़ाई हुआ था तो कौन था? तो वो था मीर जाफ़र। मीर कासिम तो भाग गया था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपना ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन जब बक्सर का लड़ाई हुआ 1764 में, तो उस समय का बंगाल नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था, कौन सा था वो? खुद से सोचिए, एक दो बार वीडियो पॉज करके थोड़ा खुद दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की थी? बंगाल के नवाब ने, सॉरी मुगल सम्राट ने। ओ सॉरी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था क्या, शाह आलम द्वितीय, तो वो तो मुगल का था शाह आलम द्वितीय। हाँ, तो इसीलिए मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? मुगल सम्राट ने, जो कि शाह आलम द्वितीय था उस समय का वहाँ का राजा। तो उसने भाई आप बोला कि ये लो भाई, मैंने उसको तोहफे में दे दिया। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? कौन सा गवर्नर था उस टाइम? तो उस टाइम तो सब जान रहे हैं भाई, लॉर्ड क्लाइव, स्वर्ग का सेना नायक। तो उस टाइम वही था, लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की थी? 1765 में तो की थी, लेकिन यहाँ पे डेट आ चुका है तो ये आपको फंसा सकता है। तो कब की थी? तो ये की थी 12 अगस्त 1765 में। कब की थी? 12 अगस्त 1765। 1765 तो याद रखिएगा ही, वो तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को दीवानी प्रदान की। कब? 1765 में। कौन? मुगल सम्राट ने। कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो 12 अगस्त 1765 में। ये देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वो था मोहम्मद रजा खान। यहाँ पर आप देख लीजिए, इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 को। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पूरा डिटेल दिया है, आप उससे पढ़ सकते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो कौन सा वो जनजाति था जिसका संपर्क में आया था? तो वो था खासी, जो कि ये नॉर्थ ईस्ट के साइड ये जनजाति पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब वहाँ की पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट की, और वहीं पे ये सब जनजातियाँ रहते हैं। तो कौन है? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले
निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खांसी के। ये देखिए सब बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन है ये सब। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कला कला काल अनुक्रमांक कौन सा है? मतलब सबसे पहले कौन हुआ फिर बाद में कौन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हुआ था? अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर बंडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। आइए इसका एक बार डेट याद रख लेते हैं क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे एग्जामों के लिए। तो अंबर युद्ध कब हुआ था? तो 1749 में। यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है बिहार दरोगा के एग्जाम में, इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अंबर युद्ध कब हुआ था? 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में हुआ था। प्लासी का युद्ध तो अब सब लोग जान रहे हैं 1757 में, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या नहीं जान रहे हैं? अंबर युद्ध। तो अंबर युद्ध कब हुआ था? तो 1749 में हुआ था अंबर युद्ध, ठीक है। और प्लासी का युद्ध 1757 में। वांडीवास का युद्ध 1760 तक चला था, जो 100 साल तक ये लोग का जो लड़ाई हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी का, वो युद्ध का अंत 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में, जो कि मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट सालम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेजी विजय रही, ठीक है। अवध के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। लेकिन उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला में दोनों अंतर है। ये अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला और वो सिराजुद्दौला, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। वो थे बंगाल के नवाब 1757 जब प्लासी की युद्ध कौन से थे? सिराजुद्दौला। और ये कौन है? अवध के नवाब सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो वो सेनापति कौन है भाई? देख लेते हैं। वो सेनापति है काउंट लाली, ठीक है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो कौन सा है वो? काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था? तो जो था ब्रिटिश जो था वो फ्रेंच को हराया था। तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हो रहा था, ठीक है। अब हम कोई कमेंट सेक्शन में यह हमें बता सकते हैं कि फ्रांस जब इंडिया आया था तो उसने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध, निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा सही सुमेलित है? बी, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बक्सर का युद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट सालम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किस किस के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? सिराजुद्दौला तो मर गया था प्लासी के युद्ध में ही 1757 में ही, लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ बिहार में, तब उस समय 1764 अवध के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट सालम द्वितीय तथा मीर कासिम, जो कि मुंगेर अपना ट्रांसफ़र कर लिए थे, लेकिन ये फिर उस समय वो साथ में आके फिर ये तीनों मिल के अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ये इन तीनों को पराजित कर दिया, ठीक है। तो मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव नहीं, तो मीर कासिम विरुद्ध क्लाइव होगा। मीर जाफ़र तो हरामी था, मीर जाफ़र के वजह से ही वो अंग्रेज़ों में जाके मिल गया और ये जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, इसको मरवा दिया। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? कौन ऐसा था जो अंग्रेज़ों को सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो था मराठे लोग। मराठा लोग जो था बहुत विरोध किया था कि तुम जाओ यहाँ से, पूरा एकदम अपने तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब उस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थी, जो कि ये टॉपिक ख़त्म हुई है, ठीक है। कौन सी टॉपिक थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की टॉपिक, ठीक है। ये देखिए ये हमारी नई टॉपिक है जो कि क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में है, ठीक है। कैसे पंजाब और मैसूर का जन्म होता है, क्या क्या यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन ये रहा।
रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया था। इसको पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा कैसे क्या हुआ। बस आपको याद रखना है कि रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? श्रीनगर। ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? किस मिसल से संबंधित थे? शुक्र चकिया मिशन से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? क्या थी राजधानी? ये थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था रंजीत सिंह ने स्वप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? तो शाह सूजा से। कहाँ से? शाह सूजा से। यहाँ से शाह सूजा से। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? किसने कहा था ये? किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? ये महाराजा रंजीत सिंह के बारे में, जो कि जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसके अंदर में श्रीनगर आता था। ये सब अपने पॉइंट दिमाग में रखिएगा। रंजीत सिंह आए तो ये सब पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि श्रीनगर उसके अंदर था, उसकी राजधानी लाहौर थी और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे उसके उत्तराधिकारी? खरक सिंह। खरक सिंह की खरकने से खरकती हैं बिजलियाँ, ऐसे कुछ था ना उसका डायलॉग, एक मूवी का, फना। खरक सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खरक सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? कौन था? दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। आप इस तरीके याद रखते हैं। ग्रेट खली भी एक उसका नाम, उनका भी नाम दिलीप सिंह है, तो आप उस तरीके से याद रखते हैं। वो भी पंजाबी हैं। सिख का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। ये बस एक तरीका है थोड़ा सा माइंड में सेटअप करने का। आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिख राजा का अंतिम राजा कौन था? तो दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराज दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अन्त्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा। वो कभी भी रूस नहीं गए थे। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सॉरी, तो बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, वो मिनिमाइज़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर ए होगा। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह कौन थे? सबसे लास्ट राजा सिख के। उनका निधन कब हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब? 1893 को। ठीक है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ गलती होगी तो इसका आंसर ये लोगों ने नहीं दिया है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1766-69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? कौन विजयी हुआ था? हैदर अली। ठीक है। एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1760 से 66 से 69, 3 साल तक चला था, जो कि हैदर अली जीत चुका था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, कौन सा ब्रिटिश जनरल था वो? सर आयरकुट ने ब्रिटिश जनरल सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। कौन से युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में।
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ पर बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? जो कि विदेश जाके वहाँ पे अपने दूतावास स्थापित करने वाला कौन सा ऐसा भारतीय था? वो था टीपू सुल्तान। ठीक है, कौन ऐसा शासक था जो जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो था टीपू सुल्तान। वो बहुत महान राजा थे टीपू सुल्तान। देखिए यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इसको पूरे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। ये देखिए ये आ गया प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। अभी हम लोग ने पढ़ा था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 69 तक, जो कि हैदर अली ने जीता था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है? हैदर अली पराजित हुआ था। मतलब ये गलत है, इसमें बोल रहा है सही कौन है? इसमें सही कौन है? चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। मतलब भगवान को प्यारे हो गए टीपू सुल्तान जी उस समय चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। ये देखिए पूरा डेट है, ये डेट को हम लोग अच्छे से पहले याद कर लेते हैं। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डेट। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 69 के दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली था। ठीक है। द्वितीय एंग्लो मैसूर कब हुआ था? 1780 से 84 बीच में। ठीक है। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में। इस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब याद करना ही पड़ेगा, यही सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में। ठीक है। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ठीक है। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए थे वो तो क्या था? 1799 में। ठीक। बेगम समरू ने एकाजित प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, क्या नाम था? सरधना में। कहाँ पे? सरधाना में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? अली मर्दान खान ने बंगाल में रजस कृषि पद्धति प्रारंभ की। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो गलत है, साफ है। इब्राहिम लोदी को पराजित कौन किया था? बाबर ने। ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में, पहली पानीपत की लड़ाई में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं, कब हुई थी मृत्यु? चौथे में। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। केवल 3 होगा इसका आंसर। मीर जाफर जो था, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। मीर जाफर जो था, सिराजुद्दौला की पराजय में सबसे बड़ा हाथ मीर जाफर का था, जो कि अंग्रेजों में ये जाकर मिल गया और उसके बारे में सारी गुप्त बातें बता के इसको हरवा दिया। देखिए किसके बीच हुआ था? और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बुरी तरह परास्त किया। ठीक है। सदाशिव राव। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल युद्ध। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध। देखो आ गया ना फिर से वही क्वेश्चन। हेक्टर मुनरो। इसमें से कौन नहीं है? तो नहीं कौन है? डी वाले ये नहीं था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में थे। हेक्टर मुनरो। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल के युद्ध में, भारत और नेपाल एंग्लो नेपाल युद्ध में। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में टीपू सुल्तान मरे थे। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे हमारे बंगाल के? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ये लोग आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ठीक है। हेक्टर मुनरो का टाइम बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम एंग्लो नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ सहयोग दें। धन्यवाद।